अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। आज के एपिसोड में बात करेंगे इस्लाम के उस अजीम सिपा सालार की जिन्होंने हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाज़ा खोला, जिन्हें आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक मसीहा का एजाज़ हासिल है। बात करेंगे सिर्फ 17 से 20 साल की उम्र में सिंध को फतह करने वाले फातह सिंध अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की। अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम 694 में ताइफ में पैदा हुए। उनके वालिद ख़ानदान के मुमताज़ अफराद में शुमार किए जाते थे। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इराक़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उन्होंने सफ़ी ख़ानदान के मुमताज़ लोगों को मुख्तलिफ़ ओहदों पर मुकर्रर किया। उनमें अमादुद्दीन मोहम्मद के वालिद कासिम भी थे जो बसरा की गवर्नरी पर फाइज थे। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तिदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश वो पूरी ना कर सके, इसलिए इब्तिदाई तालीम के बाद फ़ौज में भर्ती हो गए। फ़नून सिपागिरी यानी आर्ट ऑफ वॉर या जंग की तरबियत उन्होंने दमिश्क में हासिल की और इंतहाई कम उम्री में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फ़ौज में आला ओहदा हासिल करके इम्तियाजी हैसियत उन्होंने हासिल की। जिस वक्त बनु उमैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था और हज्जाज बिन यूसुफ इराक़ के गवर्नर थे, तब सिर्फ 15 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को 708 ईस्वी में ईरान में कुर्दों की बगावत के खात्मे के लिए सिपा सालारी के फ़राइज़ सौंपे गए। इस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की और एक मामूली छावनी शिराज को एक ख़ास शहर बना दिया। इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम को फ़ारस के दारुल हुकूमत शिराज का गवर्नर बनाया गया। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 17 बरस थी। एक ऐसे वक्त जब मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 बरस की उम्र में फ़ारस की राजधानी शिराज की गवर्नर बने थे, तब सेलून यानी श्रीलंका के बादशाह ने अरबों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए एक जहाज़ इराक़ रवाना किया था जिसमें यतीम और बेवा मुस्लिम औरतें सवार थी। जब ये जहाज़ सिंध के बंदरगाह देवल से गुजरा तब सिंध के राजा दाहिर ने इस जहाज़ को लूट लिया और तमाम मुस्लिम औरतों को अपने कब्ज़े में कर लिया। इन्हीं कैद मुस्लिम ख़वातीन में से एक खातून ने जब हज्जाज बिन यूसुफ को इंतहाई जज्बाती ख़त लिखा तो हज्जाज बिन यूसुफ ने इन मुस्लिम ख़वातीन की रिहाई और सिंध पर चढ़ाई करने के लिए अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को इस्लामी लश्कर देकर सिंध रवाना किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम पर सालार बनाकर भेजे गए मोहम्मद बिन कासिम का सामना 29 हिजरी में सिंध के राजा दाहिर की क़यादत में सिंधी फ़ौज से हुआ। दोनों के दरमियान फैसला कुन जंग हुई जिसमें सिंध का राजा दाहिर मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में मुसलमानों की फतह हुई। गर्ज सिर्फ 20 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम फातह सिंध बन गए। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का सिलसिला 711 में शुरू हुआ और 2 साल तक यानी 713 ईस्वी तक जारी रहा। उन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतूहात को अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने फतूहात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतज़ाम किया और सिंध में ऐसे निज़ाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। उनके अखलाक व किरदार का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक गैर कौम उनकी गुरुफेदा हो गई। सिंध की अवाम उनसे बेहद दर्जा चाहत का इजहार करने लगे थे। तारीख़ नवीस यानी हिस्टोरियन लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध से रुखसत होने लगे तो सारे सिंध में उनके जाने पर अफसोस ज़ाहिर किया गया। शहर कैरज के हिंदुओं और बौद्धों ने अपने शहर में उनका एक मुजस्समा बनाकर अपनी अक़ीदत का इजहार किया, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फौरी तोड़ने का हुक्म दिया और बताया कि इस्लाम में बुत परस्ती सरासर कुफ्र है, हराम है। शुमाली हिंद की तरफ से बढ़ने की ख्वाहिश मोहम्मद बिन कासिम पूरी ना कर सके क्योंकि हालात उस वक्त तक बहुत बदल गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर फतह हासिल करने के बाद जो हुई हिंद यानी आज का मौजूदा हिंदुस्तान, उसके बॉर्डर्स में दाखिल होने का इरादा किया। नए बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का हुक्म पहुंचा कि फ़ौरन इराक़ वापस आ जाओ। उस वक्त तक यानी 95 हिजरी में उनके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया था, तो वहीं 1 साल बाद खलीफा वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक भी इंतकाल कर गए थे। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के साथ ही फातह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का ज़वाल भी शुरू हो गया था, क्योंकि
ولید کے بعد ان کا وہی بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین ہوا، جس نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں جیل میں ڈال دیا تھا۔ نیا خلیفہ سلیمان حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ اپنی خلافت کے دوران سلیمان نے حجاج بن یوسف کا بدلہ ان کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن خلیفہ وقت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، جو بتاتا ہے کہ اسلام میں امیر کی اطاعت یا امیر کے حکم کے کیا معنی ہیں۔ وہیں یہ محمد بن قاسم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کا عراق واپس جانا موت کو دعوت دینا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے حوالے کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ قید میں انہیں بہت تکلیفیں دی گئیں۔ قید کی شدید تکلیفیں جھیلنے کے بعد صرف 23 سال کی عمر میں عرب کے یہ نوجوان سپہ سالار اور فاتح سندھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک حاسد خلیفہ نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر ایک ایسے عظیم فاتح کی جان لے لی جو اگر سندھ کے بعد ہند میں یعنی آج کے موجودہ ہندوستان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کرتے تو ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ بہرحال محمد بن قاسم نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن و اخلاق کے ساتھ وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ محمد بن قاسم پر بادشاہ وقت کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ہاں یوٹیوب پر BPN چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔ فی الحال آپ کے ہوسٹ خلیل فرحات کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے BPN چینل۔